हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की। दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक पैरामीटर है थीटा और एक एस्टिमेटर है टी। ठीक है, यहाँ पर ये एस्टिमेटर है आपका टी और ये है पैरामीटर। आपको ये शो करना है सपोज कि टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, या फिर आपको ये चेक करना है कि क्या टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो सिंपल इसके लिए कंडीशन होती है, उस कंडीशन का यूज़ करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या फिर नहीं है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है आपकी प्रोबेबिलिटी वो टी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 माइनस ईटा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट या फिर फॉर लार्ज n की बड़ी वैल्यू के लिए ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम ये कहेंगे कि टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, अदरवाइज टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं है। अब ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है, ये देखिए। सबसे पहले तो ये टी और थीटा तो आप जान रहे हो कि ये क्या क्या है। ये है आपका एस्टिमेटर और थीटा है आपका पैरामीटर। अभी एप्सिलॉन और ईटा क्या है? यहाँ पर ये ईटा है। एप्सिलॉन और ईटा क्या है? ये जो एप्सिलॉन और ईटा हैं ये हैं आपके स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्री कांस्टेंट। ये बहुत ही छोटे पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे और बहुत ही छोटे माइन्यूट सी वैल्यू होगी कुछ भी। ठीक है, अब टी माइनस इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या होगा। ये लिखा है टी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। टी माइनस थीटा का मतलब ये हो गया टी और थीटा के बीच का डिफरेंस। अब ये जो लगा हुआ है इसका मतलब ये हो गया आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पर जाओगे। टी चाहे थीटा से बड़ा हो या छोटा हो, आपको सिर्फ उनके डिफरेंस पर ध्यान देना है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इस छोटे से नंबर से भी कम हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि पैरामीटर और एस्टिमेटर के बीच का डिफरेंस इस छोटे से नंबर से भी कम होने की प्रोबेबिलिटी जब ग्रेटर हो 1 माइनस ईटा के। अब ये 1 माइनस ईटा क्या है? ईटा भी आपका एक बहुत ही छोटा स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा, ये माइनस नहीं है बट ये बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो जब ये ईटा बहुत स्मॉल है तो 1 में से कोई बहुत नेग्लिजिबल या स्मॉल अमाउंट हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी लगभग 1 ही होगी। जब 1 में से सपोज हम 0.0038 या 0012 या 0093 इस टाइप का कुछ भी टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो 1 से थोड़ा सा ही छोटा सा होता है। तो ये जो पूरा टर्म है ये अप्रॉक्स 1 होगा, ये जो पूरा टर्म है ये अप्रॉक्स 0 होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है और इस छोटे से भी छोटा अमाउंट ये वाला है। तो टी माइनस थीटा के बीच का डिफरेंस इस छोटे से नंबर से भी कम होने की प्रोबेबिलिटी जब 1 हो, लगभग 1 हो, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है फॉर लार्ज एन। जैसे जैसे एन का साइज़ हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टी और थीटा के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ये कहना चाह रहा है हमारे ये स्टेटमेंट। यानी कि सपोज हमारे पास ये पॉपुलेशन है, आपने इस पॉपुलेशन से एक सैम्पल ड्रॉ करा N1 साइज़ का, उससे आपने कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करी। सपोज ये मीन है सैम्पल का T और T माइनस थीटा कैलकुलेट करा। आपने एक और सैम्पल ड्रॉ करा, इसी पॉपुलेशन से आपने दूसरा सैम्पल ड्रॉ करा और थोड़ा सा बड़ा था। अब आपने वापस इससे टी कैलकुलेट करा, जो एस्टिमेटर आपने यहाँ पर यूज़ करा है वही आपने यहाँ पर यूज़ करा है या कैलकुलेट करा है। फिर आपने टी माइनस थीटा निकाला। अब आपने थोड़े और बड़े साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करा, सपोज इस सैम्पल का साइज़ N3 है। फिर आपने टी माइनस थीटा कैलकुलेट करा,
तो अगर n का साइज़ बढ़ाने पर t माइनस थीटा की वैल्यू कम होती जाए तो उस सिचुएशन में t थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम n का साइज़ बढ़ाएं और t माइनस थीटा की वैल्यू कम होती जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो t थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। जैसे जैसे n बड़ा होता जा रहा है, ये डिफरेंस ज़ीरो को अप्रोच करता जा रहा है या बहुत कम होता जा रहा है, या इसके ज़ीरो को अप्रोच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है? कंसिस्टेंट कोई भी एस्टिमेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तब होता है जब उसके और थीटा या पैरामीटर के बीच का डिफरेंस एक छोटे से नंबर से भी कम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। उस सिचुएशन में टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। और टी की ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी को फॉर लार्ज एन आपको एक बहुत ही छोटे से सिंपल से एग्जांपल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। सपोज़ हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज़ हमने 5 ले लिया। 5 साइज़ की हमारे पास पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन की जो यूनिट है उसको, उन यूनिट की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल है, हमने पॉपुलेशन ले ली है 5 साइज़ की, उससे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 ये यूनिट हमारी पॉपुलेशन में है। इस सैम्पल का पैरामीटर हमने लिया है पॉपुलेशन का मीन। तो पॉपुलेशन का जो मीन है वो जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ 3 निकल कर आएगी। आप 1 2 3 4 5 का मीन निकालेंगे तो वो 3 ही निकल कर आएगा। ठीक है, मीन निकालना आप लोग को आता होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन से एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं जिसका साइज़ 2 है। सपोज़ हमने कुछ केसेस बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग एक 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो इस साइज़ की पॉपुलेशन यानी कि 5 साइज़ की पॉपुलेशन से 2 साइज़ के कितने सैम्पल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने सारे लिख लिए। हमने यहाँ पर लिखा है पॉसिबल सैम्पल। तो 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करना है, तो जो सैम्पल हमारे ड्रॉ हो सकते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, ये हमारे सैम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग इन सैम्पल्स का मीन कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कितना, मीडियन कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना निकल कर आ रहा है। तो जब हम इन सैम्पल का फर्स्ट सैम्पल का मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, दिस इज़ 2, 2.5, 3, 2.5, 3, 3.5, 3.5, इसका हो जाएगा 4 एंड 4.5। ये आपके मीडियन कैलकुलेट हो गए। अब आप ज़रा टी माइनस थीटा कैलकुलेट करिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 3 और टी आपके ये डिफरेंट आए हैं 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करने के बाद। जिस भी सैम्पल का जो भी टी निकल कर आया है उससे आप डिफरेंस लीजिए। तो ये फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 1.5, 2 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 1। आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेनी है, आपको नेगेटिव या पॉजिटिव साइन यहाँ पर कंसीडर नहीं करने हैं। ये हो जाएगा कुछ 1.5, ये 1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.5, दिस इज़ 0, 0.5, 0, 0.5, 0.5, दिस इज़ 1 एंड 1.5। सपोज़ अब इसी पॉपुलेशन से हम लोग 4 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सैम्पल का साइज़ बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि टी माइनस थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया, एक और सैम्पल ड्रॉ करा जिसमें हमने सैम्पल यूनिट जो है वो 4 ली हैं, या फिर सैम्पल का साइज़ 4 लिया है। तो इस पॉपुलेशन से आप लोग जो पॉसिबल सैम्पल है 5 साइज़ की पॉपुलेशन से 4 साइज़ के कितने सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं, 5 सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। पहला सैम्पल हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5, 1 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मीडियन निकालेंगे। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 का, ये हो जाएगा आपका 2.5, 2.5, this is 3, this is 3.5 and 3.5। अब यहाँ पर वापस हम लोग t माइनस थीटा कैलकुलेट करेंगे। t आपका ये दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर आई थी, पूरी पॉपुलेशन का जो मीन था वो 3 निकला है। तो हम लोग सारी ऑब्जर्वेशन में से 3 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, मोड वैल्यू लेंगे हम लोग 0.5, 0.5,
दिस इज़ 0, 0.5 एंड 0.5। अब सपोज़ हम लोग 5 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करते हैं, हमारी पॉपुलेशन भी 5 साइज़ की है, सैम्पल भी 5 साइज़ का हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 4 5 का, ये पूरी पॉपुलेशन को ही कवर कर लेगा। इसका मीडियन हमारा 3 निकल कर आएगा, 1 2 3 4 5 में मिडिल मोस्ट वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ रही है, तो इसका जो मीडियन है वो 3 आ जाएगा और t माइनस थीटा मतलब 3 माइनस 3 वो 0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या है यहाँ पर, हमने 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करा, पॉसिबल सैम्पल लिख के मीडियन कैलकुलेट करा, t माइनस थीटा निकाला। 4 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करा, सब अपने सैम्पल का साइज़ हमने बढ़ाया है, t निकाला और t माइनस थीटा निकाला, देन n इक्वल टू 5 के लिए t और t माइनस थीटा निकाला है। अब हम लोग क्या करते हैं कि n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 के लिए हमने जो भी t माइनस थीटा कैलकुलेट करे थे वो ज़रा यहाँ पर एक ही पेज पर हम लोग नोट करते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो n इक्वल टू 2 था उसके लिए जो हमारा t माइनस थीटा था वो कुछ इस तरह से निकल कर आया था। पहली वैल्यू थी आपकी 1.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 0, 0.5, 0.5, 1 एंड 1.5। एक मिनट, ठीक है। n इक्वल टू 4 के लिए हमने जो t माइनस थीटा कैलकुलेट करा था वो ये रहा, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.5, 0.5, 0, 0.5 एंड 0.5 और लास्ट n इक्वल टू 5 के लिए हमने जो t माइनस थीटा कैलकुलेट करा था वो है 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, जैसे ही सैम्पल साइज़ बढ़ाया t माइनस थीटा में जो वेरिएशन है वो कम हो गया और ज़्यादा सैम्पल साइज़ बढ़ाने पर ये 0 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने ग्राफ एक यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ये हमने लिया है फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। जब n की वैल्यू 2 है, ये हमारा x और y एक्सिस है, इधर हमने लिए हैं सैम्पल्स। हमने यहाँ पर n इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल 10 सैम्पल ड्रॉ करे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 0 है। यहाँ पर हमने लिया है t माइनस थीटा की वैल्यूज़। इस एक्सिस पर हम लोग सैम्पल नंबर ड्रॉ करेंगे और इस एक्सिस पर उन सैम्पल्स के करस्पॉन्डिंग जो t माइनस थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट करा है उनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है। ये देखिए 1.5 फर्स्ट सैम्पल के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट सैम्पल के लिए 1.5 यानी कि ये आपका ये पॉइंट होगा। सेकंड के लिए, सेकंड सैम्पल के लिए ये 1 है, थर्ड के लिए ये 0.5 है, फोर्थ के लिए ये 0 है, फिफ्थ सैम्पल के लिए ये 0.5 है, सिक्स्थ के लिए ये फिर 0 है, देन दिस एंड दिस। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है। अब हम फॉर n इक्वल टू 4 की बात करते हैं। n इक्वल टू 4 के लिए हमने जो t माइनस थीटा कैलकुलेट करा था, यहाँ पर हमारे पास 5 सैम्पल निकल कर आए थे। तो t माइनस थीटा की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड सैम्पल के लिए 0.5 और 0.5 निकल कर आई है, थर्ड सैम्पल के लिए 0 निकली है, फोर्थ और फिफ्थ सैम्पल के लिए ये 0.5 एंड 0.5 निकल कर आई। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये निकल कर आ रहा है। और जो हमारा थर्ड सैम्पल था जिसमें हमने सैम्पल का साइज़ 5 रखा था, उसके लिए t माइनस थीटा, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही सैम्पल ड्रॉ करा है फॉर n इक्वल टू 5 और t माइनस थीटा की वैल्यू 0 निकल कर आई। तो आप ग्राफिकली देख सकते हो कि जो t माइनस थीटा है वो n इक्वल टू 2 के लिए तो ये था, n इक्वल टू 4 के लिए ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये बिल्कुल इस एक्सिस के नज़दीक आता जा रहा है। यहाँ पर t माइनस थीटा की वैल्यू या फिर डिस्टेंस 0 से कुछ ज़्यादा है,
जैसे ही हम लोगों ने सैम्पल का साइज़ बढ़ाया वैसे ही ये डिस्टेंस जो थी या टी माइनस थीटा जो था वो ज़ीरो के थोड़ा नज़दीक आ गया और ज़्यादा सैम्पल साइज़ बढ़ाने के बाद ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है, हर एग्जाम्पल या हर प्रॉब्लम में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट लगभग ये ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो कोई भी ऐसा एस्टिमेटर जिसमें जैसे जैसे हम लोग n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वो टी माइनस थीटा, मतलब ऐसा एस्टिमेटर, कोई भी ऐसा एस्टिमेटर t जिसमें n का साइज़ बढ़ाने पर t माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, उस एस्टिमेटर को हम लोग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोलते हैं।